सोडियम वेलप्रोएट एपिवाल ये दवाई मिर्गी के लिए इम्पोर्टेंट है या किसी और क्लिनिकल कंडीशन के लिए? सवाल ये अहम नहीं है, बल्कि ये अहम है कि मेरे पास अक्सर मरीज आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो एपिवाल दवाई खा रहे हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हरगिज नहीं। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और जब मैं उनको कहता हूँ कि अपने ब्लड टेस्ट कराओ तो सब कुछ ठीक नहीं होता। और इसी चीज़ का मुझे खौफ होता है कि जब भी कोई दवाई चल रही होती है तो उसकी सही से मॉनिटरिंग नहीं हो रही होती। एपिवाल एक बहुत पावरफुल दवाई है और उससे बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा भी होता है, लेकिन अगर उसे बिना सोचे समझे यूज़ किया जाए तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एपिवाल क्या होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वो दिमाग पे कैसे असर करती है, किन लोगों को लेनी चाहिए। तो आखिर तक जुड़े रहना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं नफ्सियात हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे मरीज आते हैं, बल्कि मैं इतने ज़्यादा लोगों को एपिवाल या सोडियम वेलप्रोएट की जो दवाई है वो प्रिस्क्राइब करता हूँ और ये मुख्तलिफ नामों से आती है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग क्या समझते हैं कि एपिवाल की दवाई क्या करती है। लोग ये समझते हैं कि बस एपिवाल एक बड़ी सेफ दवाई है और उसको मूड डिसऑर्डर में या इस तरह की कंडीशन में बस डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसके तो बस एक ही दफ़ा टेस्ट करने होते हैं, इसके बार टेस्ट नहीं करने होते। और अगर मेरे दोस्त को मूड का मसला है तो मैं भी ये शुरू कर लेता हूँ। और हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो इसके भी थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, जबकि हकीकत क्या है कि एपिवाल हर किसी के लिए सेफ़ नहीं है और हमें बहुत मोहतात तरीके से ये दवाई प्रिस्क्राइब करनी होती है, स्पेशली उन औरतों में जिनकी रिप्रोडक्टिव एज हो, यानी कि 18 साल से लेके तकरीबन 50 साल की उम्र तक की औरतों में हमें बहुत सेफली ये दवाई प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। और उन लोगों में जिनमें प्रेगनेंसी हो और सबसे ज़्यादा के वो लोग जिनमें लिवर कंडीशंस होते हैं, उसमें हम एपिवाल बहुत एहतियात से प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा एपिवाल ना सिर्फ हमारे मूड में तब्दीली लाती है, बल्कि ये हार्मोन्स के साथ भी खेलती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी चेंज करती है और उसके साथ साथ ये हमारे जिस्म में जितने भी ऑर्गन्स हैं जिसमें लिवर शामिल है उसको भी मुतासिर कर सकती है। इस दवाई की कुछ मॉनिटरिंग्स हैं और याद रखें, अगर मेरे लिए ये दवाई काम करती है तो मेरे दोस्त के लिए भी करेगी, ये बिल्कुल गलत है। तो लिहाजा इस वीडियो में हम ये जानेंगे कौन सी ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें हम एपिवाल दवाई दे सकते हैं, ये दिमाग के अंदर आखिर में करती क्या है कि जिससे आपके दिमाग के अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली आती है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें एपिवाल हरगिज नहीं लेनी, क्या ये दवाई हर एक के लिए सूटेबल है कि नहीं। लेकिन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो आखिर तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि जो लोग एपिवाल ले रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगा वीडियो में बताने की कि क्या वो क्लिनिकल स्ट्रेटजीज होती हैं और कब ये दवाई बंद करनी होती है। दोस्तों, सोडियम वेलप्रोएट ये मार्केट में एपिवाल के नाम से भी है, जो कि बहुत मशहूर है। उसके अलावा ये डेपेकान और भी बड़ी नाम से मार्केट में जानी जाती है, लेकिन बेसिकली ये एक वेल स्टेब्लिश्ड मूड स्टेबलाइजर है, यानी कि आपके मूड को स्टेबलाइज करती है। और उसके साथ साथ ये एंटी एपिलेप्सी दवाई है, एंटी सीजर है, यानी कि जिन लोगों को मिर्गी की बीमारी होती है उनमें ये दी जाती है। इसके अलावा ये बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में दी जाती है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें दो पोल्स होते हैं, कभी ज़्यादा खुशी होती है, मेनिया होता है, और कभी डिप्रेशन के दौरे आते हैं। उसके साथ साथ अगर वो लोग जिनमें एंटी डिप्रेशन के साथ डिप्रेशन के अलावा इरिटेबिलिटी है, गुस्सा है, वो ठीक नहीं हो रही, उनमें भी हम एपिवाल की दवाई देते हैं। और ये भी देखा गया कि काफ़ी ऐसे न्यूरोसर्जन्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट है, जब आपके दिमाग को चोट पहुंचती है, आपके दिमाग में ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के बाद उस इंजरी के बाद जो मूड में इंस्टेबिलिटी आती है, एक न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल के लिए भी एपिवाल वो देते हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि एपिवाल यानी कि सोडियम वेलप्रोएट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसका काम सिर्फ मूड को ठीक रखना नहीं है या इसका काम सिर्फ मिर्गी के दौरे को रोकना नहीं है। इसका काम है कि ये ब्रेन में केमिकल लेवल पे सिग्नल्स को बैलेंस करती है। वो कैसे करती है, आइए इसको हम समझते हैं। सोडियम वेलप्रोएट अगर देखा जाए तो ये दो तरीक़ों से हमारे दिमाग पे असर करती है। हमारे दिमाग के जो सेल्स हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, और न्यूरॉन्स के अपने गेट्स होते हैं, तो उसमें सोडियम गेटेड चैनल्स भी होते हैं। एपिवाल उन सोडियम चैनल गेटेड को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से आपके न्यूरॉन्स में, आपके जो दिमाग के सेल में, उसमें एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है और ये दिमाग को ओवरफायर करने से रोकता है। इसके अलावा एक और ऐसा तरीका भी है जो कि सोडियम वेलप्रोएट करता है, वो है कि वो आपके दिमाग में गाबा अमीनो ब्यूटारिक एसिड के लेवल को ज़्यादा करता है। ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि ब्रेन का नेचुरल कामिंग न्यूरोकेमिकल है, और अगर ये ब्रेन में ज़्यादा होगा तो आपके अंदर कामनेस ज़्यादा होगी। तो एपिवाल इसकी भी मौजूदगी को ज़्यादा करता है। तो यानी कि दो तरीके हो गए, एक गाबा को ज़्यादा करना और एक न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को कम करना। इस वजह से इंसान के अंदर जो सडन मूड शिफ्ट्स आते हैं उसमें भी कमी आती है। और उसके अलावा जो कि एक मिर्गी के पेशेंट को दौरे आते हैं, जिसमें आपने दौरे में देखा होगा कि सडन वो झटके लगते हैं, ज़ुबान का काटना, मुंह से झाग निकलना और कभी कभी पेशाब भी कभी उसमें निकल जाना। तो एपिवाल ऐसे दौरों को, एपिलेप्सी को भी रोकती है। लेकिन जहाँ पे
इस दवाई के इतने फ़ायदे हैं, वहाँ पे चंद साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इनमें सबसे पहले शामिल है कि एपिवाल हम कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी यानी कि हमला औरत में ना दें। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि वो बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कर सकते हैं। न्यूरल ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि बच्चों की स्पाइनल कॉर्ड के साथ लिंक्ड होती है और फिर बच्चों में बाद में बच्चों का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और उनका जो स्पेशली ब्रेन एंड स्पाइन सिस्टम है उसमें खलल आ सकता है, उसमें काफ़ी डिफेक्ट आ सकता है। इसके अलावा ये भी देखा गया कुछ रिसर्च स्टडीज़ में, अगर हमला औरत में एपिवाल बहुत ज़्यादा मिकदार में दी जाए तो उनके बच्चों में डेवलपमेंटल डिलेज़ होती हैं और मेंटल रिटार्डेशन एक आपने कंडीशन सुना हो जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, वो भी हो सकती है। लेकिन उसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का भी शिकार हो सकती है। ये एक ख़ास गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसका भी शिकार हो सकती है। इसके अलावा और हार्मोनल चेंजेस भी हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि एपिवाल के साथ हमारे लिवर एंजाइम्स जिसमें LFTs कहते हैं, ये भी ज़्यादा हो सकते हैं और पुराने ज़माने में इसको SGPT भी कहते थे। तो इसमें ALT AST के टेस्ट भी आते हैं और बिलिरुबिन हमारे जो सीरम है ये टेस्ट भी आते हैं, ये ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर आप एपिवाल खा रहे हैं तो कोशिश करें कि एपिवाल से पहले ये वाले टेस्ट ज़रूर कर लेने चाहिए जिसमें LFT सीरम बिलिरुबिन सारे शामिल हैं ताकि आपको बेसलाइन का पता हो। इसके अलावा चंद कंडीशन में ये भी देखा गया कि एपिवाल आपको स्किन रैश कर सकता है और आपकी हेयर फॉल भी कर सकता है, लेकिन वो हर एक पेशेंट में नहीं करता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप एपिवाल खाएं तो वो कोई मस्तना डॉक्टर हो, साइकेट्रिस्ट हो, वो आपको एपिवाल लिखे ताकि सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो आपको लिखे। तो इसलिए जब भी आपके डॉक्टर आपको एपिवाल लिखते हैं तो उनकी सबसे पहले कोशिश होती है कि एपिवाल लिखने से पहले वो आपके चंद ब्लड टेस्ट कराएं। इसके अलावा हम एपिवाल को मॉनिटर करते हैं रेगुलरली और अगर इसमें कोई डोज चेंजेस करनी हो तो स्पेशली हमने देखना होगा कि कोई और दवाई एपिवाल के साथ ऐड की गई हो या अगर हमारे पास एक यंग फीमेल आ गई हो, वो एपिवाल ले रही हो और वो शादी कर रही हो तो उसके साथ भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो दवाई कम ज़्यादा या हो सकता है शिफ्ट भी की जाए किसी और चीज़ में। सबसे बढ़ के ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे मरीज़ों में देखा गया कि वो एपिवाल जैसी दवाई को खुद बंद कर लेते हैं और जैसे ही वो सेल्फ स्टॉप करते हैं, दवाई बंद करते हैं तो उनके सिम्टम्स वापस आ जाते हैं, उनके मूड के सिम्टम्स, उनकी इरिटेबिलिटी वापस आ जाती है, उनको उनमें गुस्सा चिड़चिड़ापन वापस आ जाता है और उसके साथ साथ उनमें मिर्गी के दौरे भी वापस आ जाते हैं। फिर वो डॉक्टर साहब के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई काम नहीं करती। हालांकि बात यह है कि दवाई आपने एकदम से नहीं बंद करनी होती। याद रखें, मैंने पहले भी कहा कि ये चंद ऐसी दवाइयाँ कि जो कि डॉक्टर की इजाज़त के बगैर आपने ना स्टार्ट करनी है और ना बंद करनी है। अगर एपिवाल आपको सूट नहीं कर रही तो कौन सी ऐसी अल्टरनेटिव हैं जो कि आप ले सकते हैं। चूंकि मैंने कहा कि एपिवाल का ताल्लुक एक मूड स्टेबलाइजर की फैमिली से है, इनको हम एंटी सीजर या एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन भी कहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अगर एक बंदा है उसको एपिवाल सूट नहीं कर रही, उसको एपिवाल के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं या एक फ़ीमेल आ गई है जो कि शादीशुदा है और उसकी प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं और उसको मिर्गी के दौरे भी बहुत पड़े हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम एपिवाल के बजाय कार्बामेज़ेपिन पे उसको शिफ्ट करें जो कि टिग्राल या टेरिल के नाम से बहुत मशहूर है। इसके अलावा और भी बहुत ऐसे केसेस हैं, अगर एपिवाल दवाई के साथ मरीज़ नहीं ठीक हो रहा तो हम लिथियम की दवाई भी बाइपोलर कंडीशन में दे सकते हैं। और उसके अलावा हमने ये भी देखा गया कि टोपायरामेट हो गया, लेकोसामाइड हो गया और लेमोट्रिजीन, ये भी ऐसी बहुत मशहूर एंटी एपिलेप्टिक दवाई हैं। याद रखें, एपिवाल इंतहाई अच्छी और बेहतरीन पावरफुल दवाई है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और कब कर रहे हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको आज की वीडियो बेहतर लगी तो हमारी एंटी डिप्रेशन वाली वीडियो देखना, इसमें भी मैंने एंटी डिप्रेशंस के बारे में बात की हुई है। मेरी कोशिश रहेगी कि इन वीडियोस के ज़रिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊं, आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लाऊं। इस सफ़र पे हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को दबाएं और कोई सवाल हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।